फिल्म की शुरुआत में एक परेशान करने वाला दृश्य है जिसमें एक हवाई जहाज को आसमान से लहराते हुए और हवाई क्षेत्र पर कठोर लैंडिंग करते हुए देखा जाता है। अविश्वसनीय रूप से विमान की पायलट केवल 11 साल की लड़की थी। अंततः यह निर्धारित किया गया कि विमान में सवार सभी 180 यात्रियों को जहर दिया गया था। पायलट को अक्षम कर दिया गया था। केवल युवा रक्का को छोड़ दिया गया था जो घायल नहीं हुआ था और विमान को सुरक्षित रूप से उतार दिया था। जब तक पुलिस बल आया वह भाग चुकी थी। उसका नाम और एक रहस्य का सामना करना पड़ा। वह हवाई अड्डे के माध्यम से नेविगेट करती थी, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। वह एक कैब ड्राइवर से मिली जो जाहिर तौर पर अपने पेशे में बहुत सक्षम नहीं था। उसे उसके गंतव्य तक ले जाते समय उसने उसके बारे में सवाल किया। वह उसकी स्वतंत्रता से चकित था और उसने उसे बताया कि उसके पिता अंतरिक्ष में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। इस बार वह शहर में रहने वाली अपनी दादी के साथ रहने गई थी। जब वह चालक के साथ अच्छी बातचीत में तल्लीन थी तो वह एक गिलहरी को एक वाहन से टकराते हुए देखकर हैरान रह गया। जब वह रुका तो रोक्का ने वैन छोड़ दी और जानवर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पहले उसने गिलहरी को उठाया, फिर उसने चालक को घायल चूहे को पकड़ने और वाहन में वापस जाने का निर्देश दिया। उसने कार पर नियंत्रण कर लिया और कुशलता से यातायात के बीच से गुजरते हुए एक त्रुटिहीन साइड स्टॉप पार्किंग तकनीक को पूरा किया जो एक अनुभवी चालक को भी चकित कर देगा। अपने दादा दादी के गांव पहुंचने पर उसने सही घर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पहचान पाती उसने कैस्पर नामक एक बेघर आदमी को देखा। वह कचरे में उपयोग करने योग्य कुछ भी ढूंढ रहा था। वह उसके पास गई और उदारता से उसे वह पैसा दिया जो उसके पास था। उन्होंने अपना धन्यवाद व्यक्त किया और उन्हें छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी दादी का घर पाया। बैठक की। राक्षस के गले लगने से दादी को थोड़ी असहज महसूस हुई। उसने रोक्का को लेने की उपेक्षा की थी और उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया था, क्योंकि राका की मां उसकी बेटी रोक्का को जन्म देते हुए मर गई थी। उसने नहीं सोचा था कि अपनी पोती का पालन पोषण करना उसका दायित्व था। पहले रोका की मां का पालन पोषण करने के बाद रोका उसकी अस्वीकृति से अप्रभावित थी और अपनी मां के कमरे में चली गई। उसने गिलहरी को एक बर्तन में डाल दिया, फिर कमरे को रोशनी से सजा दिया। उसने नाइट स्टैंड पर अपनी और अपने पिता की एक तस्वीर रखी, फिर बिस्तर पर कूदने लगी। उसने एक कलम ली और दीवार पर डूडल किया ताकि यह घर जैसा लगे। स्टार स्टिकर लगाने के बाद वह आराम करने के लिए अपने झूले में कूद गई। रात में रोक्का सितारों का आनंद ले रही थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने फोन पर नासा के मुख्यालय से संपर्क किया। महिला ने तुरंत कॉल को अपने पिता से जोड़ा जो एक अंतरिक्ष मिशन पर थे। राका वीडियो ने अपने पिता से बात की। अंतरिक्ष में बहुत दूर होने के बावजूद वह लगातार राका के बारे में चिंतित रहता था। उन्होंने राक को अंतरिक्ष से पृथ्वी भी दिखाई, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। रक्का निश्चित रूप से एक बहुत भाग्यशाली बच्चा है ना? अगली सुबह गिलहरी दादी के कमरे में फिसल गई। जब वह उठी तो पहली बात जो उसने देखी उसने उसे चौंका दिया। उसने उसे भगाने के लिए कुछ पकड़ा। उसे फंसाने के कई व्यर्थ प्रयासों के बाद गिलहरी उसके लिए बहुत तेज और चतुर साबित हुई। वास्तव में वह फर्श पर गिर गई। इस प्रक्रिया में खुद को चोट लगी और स्थिर हो गई। रोक्का जागने तक इस बात से अनजान थी। उसने गिलहरी की तलाश की और उसे सुरक्षित पाया। वह स्कूल के लिए तैयार हो गई, क्योंकि यह स्थानीय स्कूल में उसका पहला दिन था। उसने अपनी स्कर्ट को ट्वीक किया और स्केटबोर्ड से स्कूल गई। वह समय पर आई, लेकिन उद्घाटन समारोह शुरू होने के बाद प्रिंसिपल ने सूची से उसका नाम मांगा, लेकिन उसने गलती से रोका को कार्यभार संभालने दिया। जब कक्षा शुरू हुई तो हमने महिलाओं के एक समूह को एक ही छात्र को गाली देते और प्रताड़ित करते देखा। रोका के सहज होने और अपनी सीट लेने के बाद उसने उसी लड़की को बाकी कक्षा द्वारा पीड़ित होते देखा। लड़कियों ने उसकी एक तस्वीर खींची और अब इसे अन्य अपमानजनक चुटकुलों के साथ प्रसारित कर रही थी। रोका को लड़की के लिए दुख हुआ, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया। जिस समय प्रशिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया उसने नए छात्र रोका को देखा। फिर उन्होंने सभी को अपना परिचय देने के लिए आमंत्रित किया। बच्चे उठ खड़े हुए और एक चक्कर बनाया। अचानक जैसे ही वे खेल रहे थे और अपना परिचय दे रहे थे, राक्षस बैग में गिलहरी जाग गई और खुद को उजागर कर दिया। रोक्का ने घोषणा की कि वह गिलहरी को दूध के लिए वापस ले जाएगी और बाद में कक्षा में वापस आएगी। कक्षा का प्रशिक्षक हैरान रह गया। इस तरह की छात्रा से वह पहले कभी नहीं मिली थी। उसने उसे जाने की अनुमति दी और रोक्का के कक्षा छोड़ने से पहले उसने घेरे में खड़ी बदमाशी करने वाली लड़की का सामना किया।
रोका ये पता लगाने के लिए घर पहुंची कि उसकी दादी गिर गई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। हालांकि दादी लड़की की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील रहीं। उसकी दादी के घर छोड़ने के बाद रोका को अकेला रहना पड़ा। कुछ ही समय बाद उसके पड़ोसी, जो पड़ोसी के घर में रहते थे, उसे देखने आए। दोनों युवक उसके साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और आज वे स्कूल से उसका होमवर्क लेकर आए। लेकिन रोका ने इसके बजाय उन्हें यह दावा करते हुए बाहर जाने और खेलने के लिए प्रेरित किया कि अगर हम घर पर नहीं होते तो हम अपना स्कूल का काम पूरा नहीं कर सकते थे। यह तर्कसंगत लग रहा था और वे मोहित होकर घर से निकल गए। वे शहर और फिर नदी के किनारे चले गए जहां बाकी सभी बेघरों से बचते थे। जबकि किसी ने भी इन लोगों को संबोधित नहीं किया, रोका अपने दोस्तों को ले आई और बेघर लोगों से मिली। वह उनसे हाथ मिलाने और उन्हें गले लगाने के लिए भी तैयार थी, जैसे आम लोग एक दूसरे के साथ करते। लेकिन बच्चे डर गए और चाहते थे कि वह चली जाए। रोका ने एक बेड़ा बनाने के लिए बेघरों से लकड़ी और बैरल उधार लिए ताकि वे नदी पार कर सकें। एक बनाने के बाद युवाओं ने अपनी वापसी यात्रा का आनंद लिया। राफ्ट पर वे खेलते थे और पानी में छिड़काव करने और गीले होने का आनंद लेते थे। हालांकि जैसे ही वे घर लौटे, युवाओं को उनकी मां ने दंडित किया, लेकिन रोका महिला को शांत करने में कामयाब रही और उसे सूचित किया कि वे ठीक हैं। आधे दिन की कक्षा से गायब होने के बाद उसे अगले दिन स्कूल जाना पड़ा। उस दिन रोका कुछ वाक्यांशों में वर्णन करने में सक्षम था कि प्रशिक्षक कक्षा में जल उपचार के बारे में क्या बात करने जा रहा था। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर होते हैं तो उनका पसीना और पेशाब कहां जाता है? अंतरिक्ष यात्री वास्तव में उन्हें पीते हैं। अंतर यह है कि जब प्रशिक्षक बात कर रहा था तो छात्र अपने फोन से बात कर रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपने अनुभव से बात की और समझाया, सभी छात्र उसे स्नेह के साथ देख रहे थे। व्याख्यान पूरा होने के बाद रोका ने स्कूल प्रमुख के साथ बातचीत की। रोका के अकेले रहने की परिस्थितियों से अवगत प्रधानाध्यापक ने बाल सेवा विभाग को सतर्क करने का फैसला किया, लेकिन रोका ने उसे बेहद गुस्सैल माना। अचानक रोका ने एक सहपाठी को प्रताड़ित होते देखा और तेजी से हेडमास्टर के कार्यालय से चला गया। परेशान करने वाला उसके थैले के ऊपर से गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। रोका ने तुरंत प्राथमिक उपचार की पेशकश की, क्योंकि वह आमतौर पर एक किट ले जाती थी और बुनियादी चिकित्सा संचालन में निपुण थी। पैरामेडिक्स के आने तक चोटों को पहले से ही ठीक से नियंत्रित कर लिया गया था, जिससे रोका को उनकी सराहना मिली। हेडमास्टर देर से आया और रोका ने उसकी देरी पर टिप्पणी की। प्रधानाध्यापक ने दावा किया कि पढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी थी और वह सभी 700 बच्चों की संतुष्टि का आश्वासन नहीं दे सके। यदि रोका सक्षम महसूस करती है तो वह उसका पद संभाल सकती है। रोका ने फिर एक मेगाफोन लिया और पूरे स्कूल को इकट्ठा किया। उन्होंने जमीन पर एक बड़ा चक्कर लगाया और एक प्रश्न खेल शुरू किया। यदि विद्यार्थियों ने हां में उत्तर दिया तो वे घेरे में प्रवेश करेंगे। पहली पूछताछ थी, किसके पास बिल्ली है? कक्षा प्रशिक्षक सर्कल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके बाद बिल्ली के बच्चे थे। दूसरी पूछताछ थी, किसको उंगली चूसने की आदत है? आखिरी सवाल यह था कि वास्तव में कौन खुश है? छात्रों ने चौथे प्रश्न तक इस अभ्यास को पसंद किया, जिसने जानबूझकर एक सहपाठी को नाराज किया है। क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक लड़का झिझकते हुए घेरे में आ गया। धीरे धीरे और छात्र उनके साथ जुड़ गए। उनके सिर अपराध बोध से झुक गए। प्रधानाध्यापक ने कार्यक्रम देखा और माना कि आत्म जागरूकता लंबे व्याख्यानों की तुलना में अधिक सहायक है। स्कूल के बाद रोका अपनी बीमार दादी से मिलने गई। बूढ़ी औरत अपने दोस्तों के साथ थी और जैसे ही रोका ने उसका स्वागत किया, एक गिलहरी को देखकर रोका के खिलाफ उसकी नफरत भड़क उठी। इस बात से अनजान कि गिलहरी उसकी दादी के पतन का कारण बनी, रोका को केवल त्रासदी देने के लिए दंडित किया गया। रोका ने निराशा महसूस करते हुए अस्पताल छोड़ दिया। उसके जाने के बाद उसकी दादी के दोस्तों ने बुजुर्ग महिला को उसकी कठोर टिप्पणियों पर फटकार लगाई। महिला ने कहा कि उसने अपने बच्चे रोका की मां को खो दिया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे याद दिलाया कि रोचा ने भी अपनी मां को खो दिया था। महिला ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और गहरी सांसें लीं ताकि वह अपनी रोने की आवाज को रोक सके। रोका के घर लौटने पर उसने कैस्पर को देखा, एक बेघर लड़का जिसे वह अपने आने के बाद से जानती थी। उसने पहले उसे बोतलें इकट्ठा करते हुए देखा था और उसे अपने अतिरिक्त सिक्के दिए थे, जिससे एक बंधन शुरू हुआ था। इस अवसर पर वह कैस्पर को अपने घर ले आई और उसे एक स्वादिष्ट पैनकेक दिया। उस समय बाल सेवाओं के एक प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क किया। पालन पोषण में भेजे जाने की इच्छा न रखते हुए
रोक्का ने सोचा कि उसके पिता घर पर हैं। कैस्पर जल्द ही अच्छा लगने के लिए अपने ऊपर एक कंबल डालते हुए खेल गया। उसने रोक्का के पिता का प्रतिरूपण किया और कर्मचारी से बात की। जब रोक्का से उसकी पहचान के बारे में पूछा गया तो उसने तुरंत अपना ध्यान आने वाले भोजन पर केंद्रित कर दिया। दुर्भाग्य से कैस्पर की भूख ने उसे धोखा दिया, क्योंकि वह पिज्जा का विरोध नहीं कर सका। कर्मचारी हैरान रह गया और उसने संकेत दिया कि वह अभी भी बाल सेवाओं को मामले की रिपोर्ट करेगी। कर्मचारी के जाने के बाद कैस्पर चुपचाप पीछे हट गया। रोक्का के लिए एक नोट छोड़ने से एक अतिथि होने के नाते उन्हें महत्वपूर्ण और आवश्यक महसूस हुआ। बाद में रोक्का के दो सहपाठी फिर से उससे मिलने आए। इस बार उन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्री पिता और उनके अंतरिक्ष पलायन के किस्से सुनाए। नौजवान खुश थे। हालांकि अंतरिक्ष संकेत जल्द ही खो गया और युवाओं को प्रस्थान करना पड़ा। उस रात रोक्का ने कंपनी के लिए सिर्फ एक गिलहरी के साथ अकेले रात बिताई। अगले दिन वह गिलहरी के साथ जंगल में भटक गई और मैक्स नामक एक युवक ने उसे देखा। उसने उसे अपनी बाइक पर सवारी करने की पेशकश की और वे तुरंत दोस्त बन गए। नदी के किनारे रोक्का ने एक विमान दुर्घटना के बारे में एक समाचार पत्र की कहानी की ओर इशारा किया और कहा कि वह विमान को उतार चुकी थी और इसे ऑनलाइन प्रसारित करने का इरादा रखती थी। मैक्स ने सवाल किया कि क्या यह वास्तविक था, और रोक्का ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बेघर लोगों को देखने का फैसला किया। जल्द ही मैक्स और रोक्का को नदी के पास बेघर लोगों की भीड़ का सामना करना पड़ा। उन्होंने उनके साथ कुछ भोजन साझा किया और उन्हें रिकॉर्ड किया, जिससे रोक्का को अन्य लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैक्स उसे अपने घर ले गया। मैक्स का घर बहुत बड़ा, ठंडा और सुनसान था। मैक्स ने स्विमिंग पूल में अपने माता पिता की अक्सर अनुपस्थिति पर अपना गुस्सा जाहिर किया। मैक्स और रोक्का ने विमान को उतारते हुए उसका एक वीडियो बनाया और बेघर लोगों के वीडियो के साथ इसे रोक्का दुनिया को बदल देता है। वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे स्कूल में बेघरों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित हुआ। मैक्स ने रोक्का के फोन पर प्रिंसिपल और क्लास इंस्ट्रक्टर को फुटेज दी। रक्का अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए पहचाना जाना चाहती थी। हालांकि रोक्का की हालत अपरिवर्तित रही। बाल सेवाओं ने यह मूल्यांकन करने के लिए एक सुनवाई तैयार की कि क्या उसे पालक देखभाल में रखा जाना चाहिए। रोक्का ने निराशा में कई नानी का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी उसके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अचानक रोक्का ने कैस्पर के बारे में सोचा। उसने और उसके दोस्तों ने कैस्पर के लिए सड़कों पर खोज की और अंततः उसे अपने घर के पास पाया। पूर्व वकील कैस्पर ने रोक्का का प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दिया। वह अपने करियर में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। अगर वह वापस जा सकते थे तो उन्होंने फिर से वकील बनने का फैसला नहीं किया। रोक्का ने उसे यह समझाते हुए शांत किया कि अगर वह पैदा नहीं हुई होती तो उसकी मां की मृत्यु नहीं होती, लेकिन यह नाकाफी था। उसकी मां नहीं चाहती थी कि वह सारा दिन दुखी रहे, और कैस्पर का परिवार भी नहीं चाहेगा कि वह पीड़ित हो। कैस्पर चुप हो गया। रोक्का को अंततः उसके कक्षा प्रशिक्षक द्वारा सुनवाई के लिए ले जाया गया। कर्मचारी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर रोक्का अकेले नहीं रह सकती है तो उसे पालक देखभाल में रखा जाना चाहिए। कक्षा प्रशिक्षक इसे और संभाल नहीं सका और उसने न्यायाधीश के सामने एक समाचार पत्र तोड़ दिया। उसने कहा कि रोचा 11 साल की थी और पहले ही 180 लोगों की जान बचा चुकी थी और वह 181वीं थी। कैस्पर ने इसका पता लगाया और दिखाई दिया। वे एक अच्छे वकील थे और उन्हें इस छोटे से मामले को हल करने में कोई समस्या नहीं थी। वह कर्मचारी और अदालत को कक्षा प्रशिक्षक को रोक्का के अभिभावक के रूप में नामित करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। इससे रोक्का बहुत खुश हो गया। कैस्पर ने तब अपनी दाढ़ी मुंडवाली, सूट पहना और फिर से जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने रोक्का को अपना घर दिखाया और कहा कि वह बेसहारा लोगों के लिए एक चैरिटी बनाने के लिए इसे बेचने की योजना बना रहे हैं। रोक्का को एक नया विचार आया और उसने अपना फोन निकाला। उन्होंने अपने छात्रों से खाली बोतलें स्कूल वापस लाने का अनुरोध किया। बोतलों की बिक्री से मिलने वाला पैसा शुक्रवार को दान में जाएगा। स्कूल में चहल पहल थी। कई युवा खाली बोतलों से भरी गाड़ियां लेकर आए। रोक को यह देखकर खुश हो गया। उसने फिर से मेगाफोन पकड़ लिया और एक खेल शुरू कर दिया। इस बार कई लोग ऊपर गए और अपनी प्रतिभा और दोषों का प्रदर्शन करते हुए चिल्लाया। ऐसे माता पिता थे जो अपने बच्चों की पर्याप्त परवाह नहीं करते थे और अन्य जो अपने माता पिता को समझ नहीं सकते थे। लेकिन उन सभी में एक बात समान थी कि वे प्यार से भरे हुए थे।
खेल के समापन पर डोडो दादी ने टीवी पर रोकास का वीडियो देखा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने उसके लिए रोका के प्यार को देखा। इस समय डोडो को आखिरकार पता चला कि उसकी बेटी चली गई है। रोका एकमात्र ऐसी महिला थी जिसे वह अपने खून में छोड़ गई थी। उसने और उसकी पोती ने एक दूसरे को मजबूती से जकड़ लिया।